हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 12th वालों। देखो भैया, ये वीडियो मैंने बनाया स्पेशली फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। यहाँ पे मैं आपको 10 बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ भैया। एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा है, ठीक है। तो आओ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो हम करने वाले हैं 10 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है भैया। लेवल होगा, बता रहा हूँ, अच्छे से करना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन को पहले पढ़ो, अच्छे से समझो, फिर करो, वरना मैं चिपका दूंगा, कोई फायदा नहीं है। तो क्या होने वाला है, देखो। बोला है कि व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट। हमें निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। सुनना ध्यान से। व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.5 मोलैरिटी केसीएल सॉल्यूशन। मतलब हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, किसका, सॉल्यूशन का निकालना है। इसको मैंने मान लिया टीएफ। टीएफ क्या है, ये मैं बोल सकता हूं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये मुझे निकालना है, ठीक है। पर क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है क्या, कि 0.5 स्मॉल एम, और आपको पता होता है ये सब बात कि भैया स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, 0.5, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या दिया है। द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, आपको पता है जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उसको केएफ बोलते हैं। और केएफ का वैल्यू कितना दिया, 1.860 डिग्री सेल्सियस मोलैरिटी इनवर्स, ठीक है। अब बताओ भैया ये निकलेगा कैसे, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या आपको पता है ये सब बात। पहला फॉर्मूला तो हमें ये पता होता है कि भैया डेल्टा टीएफ जो होता है वो होता है केएफ इंटू एम। ये फॉर्मूला एक हमें यूज करना है। और दूसरा क्या यूज करना है, जो मेरा डेल्टा टीएफ होता है इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या है भैया, इसका फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ। अब देखो यहाँ पे टी नॉट एफ क्या है, टीएफ तो पता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये टी नॉट जिसपे नॉट लग जाता है, ये मेरा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो केसीएल सॉल्यूशन है, पर मेरा सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जल्दी बता दो, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमें पता है, ये हमें निकालना है, हाँ या ना। बस डेल्टा टीएफ कहीं से मिल जाए। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इंटू एम। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू यहां लगाएंगे तो ये आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो मजा आता है ना जब ऐसे क्वेश्चंस को करते हो। आओ पहले सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा टीएफ जो होगा, केएफ का वैल्यू कितना है, कहाँ है केएफ, 1.86। और अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन में अभी गलती हो जाता, अभी गलती हो जाता। बोलो कैसे गलती हो जाता। देखो मेरे से गलती हो रहा था, आपसे भी गलती हो सकता था ना। ये होता है लाइव क्लास का मजा। देखो यहाँ पे केसीएल दिया है। अरे भैया केसीएल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये टूट न जाएगा, के प्लस सीएल माइनस। तो यहाँ पे इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, बाद में कितना आयंस है और पहले कितना आयंस है। तो बाद में 2 मोल, इनिशियल 1 मोल, तो इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या हो गया, 2। और आपको पता है कि डेल्टा टीएफ में आई से मल्टीप्लाई भी करते हैं, और आई क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहां पे ना वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज नहीं आता है। मैंने तो देखा ही नहीं, यहाँ पे केसीएल है तो केसीएल तो टूट जाएगा, तो जितने आयंस में टूटता है उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है भैया। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा पे मजा आ गया, ठीक है। और मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, 0.5। आओ सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 5 से 2 बार में गया तो 2 से 2 बार में गया, तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू आ गया 1.86, ठीक है। क्लियर है ना। अब चलो इसको पुट कर दो। अगर मुझे ये निकालना है तो इसको इधर भेज दे, तो क्या होगा कि टीएफ जो होगा वो होगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। और टी नॉट एफ कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, बोलो हाँ या ना। माइनस डेल्टा टीएफ कितना है, -1.86। क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिग्री सेल्सियस में ही होगा। तो भैया 0 से माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर कितना आएगा, -1.86 0 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो सीबीएसई का भैया लेवल थोड़ा होता है, ठीक है। अब देखो छोटा सा सिली मिस्टेक होता, क्वेश्चन अभी गलत हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी से उतारेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तभी तो मजा आएगा, वरना बोलोगे सर पेपर टफ आ रहा है, पेपर टफ आ रहा है। टफ नहीं आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। मैंने 2 कंसेप्ट पढ़ाया है बॉइलिंग पॉइंट में। पहला क्या, कि भैया जिसका मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। मैं क्वेश्चन कराता हूं पहले, हर चीज का रीजन है। मैंने लिखा CH3F,
मैंने लिखा CH3Cl, मैंने लिखा CH3Br, या मैंने लिखा CH3I। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है। फ्लोरीन से बड़ा साइज होता है, क्लोरीन का बड़ा साइज होता है, ब्रोमीन, ठीक है, सबका साइज बढ़ते जाता है। तो साइज बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, और मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? CH3Br का, उससे कम CH3Cl का, उससे कम CH3F का। पहला कंसेप्ट तो ये होता है। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH CH3Br। दोनों का फॉर्मूला सेम है, चेक करोगे, कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, और Br भी सेम है, पर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन पे दोनों कंसेप्ट का मर्जर है, ठीक है। आओ मैं दिखाता हूं। पहला बोला है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो मैं बॉन्ड लाइन में बना दूं, देखो। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4, ये है मेरा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर है मेरा 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये हो गया मेरा 1 ब्रोमो प्रोपेन। फिर है आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। फंस गए। अब तुम्हें तो पता नहीं होगा आइसो प्रोपाइल, ये भैया कॉमन नेम है। आइसो प्रोपाइल को ऐसे दिखाया जाता है, ये वाई शेप में है, और यहाँ पे होगा Br, इसी को बोलते हैं आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब तुम चेक करो, इसमें 4 कार्बन है, पर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। Br तो सेम है, तो कार्बन ज्यादा है तो मास ज्यादा हो गया, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो इसका होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। कहां दिया है भैया 1 ब्रोमो ब्यूटेन? इसमें है और इसमें है, ठीक है, हटाओ। अब ये दोनों में दोनों का फॉर्मूला सेम है, कार्बन भी 3, कार्बन 3, Br भी सेम और H भी सेम है, पर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो आंसर क्या होगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, फिर है 1 ब्रोमो प्रोपेन, और सबसे कम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको दोनों कंसेप्ट पहले समझा दिया। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि प्रोडक्ट बी इन द रिएक्शन। ये क्वेश्चन हम लोग बार बार करते हैं, पर बार बार गलती हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाता है, बहुत तगड़ा रिएक्शन है। होता क्या देखो, मैं इसको अच्छे से लिख दूं। मैंने लिखा CH3 CH2 Br, और जब इसको हम लोग पास करते हैं मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, तो ये मैग्नीशियम क्या होता है? कार्बन और Br के बीच में आ जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो भैया किसी किसी के जिंदगी में आ जाते हैं बीच में, तो उसी तरह से भैया Mg बीच में आ गया, और यहाँ पे बन जाता है CH3 CH2 MgBr। इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसका नाम क्या हो गया अभी? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। क्यों? मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कार्बन नॉन मेटल है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और जैसे कार्बन पे डेल्टा माइनस आता है ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये बन जाता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब रिएक्ट करेगा। अब बता, आपको वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, H प्लस है और OH माइनस है, तो माइनस को तो लाइफ में प्लस चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2H। तो आंसर क्या हो गया बी मेरा? CH3 और CH3, ठीक है। 2 H और एक क्या बन गया? CH3 CH3 बन गया, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कहां गया MgBr? तो Mg पे प्लस है, OH पे माइनस है, दिखाना चाहो तो बन सकता है, साथ में क्या बन जाता है? MgOH Br बन जाता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। पर बोला है बी बताइए, तो बी क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जल्दी उतार लो, उतारते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भैया। पहले ट्राई करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। क्या बोला है देखो, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है। देखो सुनना ध्यान से, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू कंपाउंड फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन गिव्स मिथाइल विनाइल कीटोन। ये दिया हुआ क्या है? ध्यान से देखो, मिथाइल विनाइल कीटोन। अरे ये पता होगा तभी तो तुम क्वेश्चन करोगे। मैं आपको बताता हूं, विनाइल क्या होता है? डबल बॉन्ड के, मतलब उसी पे लगा होना चाहिए। तो मिथाइल विनाइल कीटोन क्या होता है? लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O CH3। ये मेरा CH3 ये मिथाइल आपका मिथाइल कीटोन है, और उसी डबल बॉन्ड पे लगा है। ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका विनाइल, आपका सॉरी दैट इज मिथाइल विनाइल आपका कीटोन, ठीक है। अब देखो भैया, मुझे ये बनाना है तो कौन सा कंपाउंड लेंगे? क्या मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन में शॉर्टकट बताया था? याद करो, क्या शॉर्टकट बताया था? एक को ऊपर रखो, एक को नीचे रखो, वाटर निकालो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आओ एक एक करके चेक करते हैं। पहले कौन दिया है भैया? HC डबल बॉन्ड OH दिया है, ये मेरा फॉर्मल्डिहाइड है, और साथ में दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कैसे सॉल्व करते थे? एक को ऊपर एक को नीचे, पर इसको नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि भैया देख सकते हो,
अगर आप उसको ऊपर रखते ना तो वाटर नहीं निकाल सकते थे। HC डबल बॉन्ड OH है ना, ठीक है, एक को ऊपर एक को नीचे वाटर निकालते, लिखा हुआ भी है ना डिहाइड्रेशन, वाटर निकालते। तो देखो यहाँ से H2 दो H लेंगे, यहाँ से एक O लेंगे, यही शॉर्टकट होता है। तो क्या बन गया, CH है, C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आएगा और C पे 2H है, CH2 है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया, वरना मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, मेरा एल्डी सॉरी 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 यहाँ पे मेरा CH3 दिया हुआ है ना, CH3 आ रहा है ना, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देख सकते हो, क्या मेरा आंसर आ गया है क्या, यही मेरा फाइनल आंसर है। देखो यहाँ पे मेरा क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, कीटोन को ऊपर एल्डिहाइड को नीचे, वाटर निकाले तो जो हमें चाहिए था वही मिल गया। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड और CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, अब बोलोगे सर वापस एक और चेक करके बता दीजिए। अब देखो अगर मैं ये चेक करता ना, तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, तो हमें तो कीटोन चाहिए था, ये तो ऐसे ही नहीं आता। एक तो कीटोन होना चाहिए ना, क्योंकि कीटोन बन रहा है। यहाँ पे देखो भैया दोनों एल्डिहाइड है, तो ऐसे ही नहीं आता। हाँ देखो, अब बोलोगे सर ये वाला चेक करके बताइए, इसमें दोनों कीटोन है, पर अगर तुम दोनों कीटोन ले लेते तो देखो क्या बनता, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ भी क्या बन जाता, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, वाटर निकालते तो आंसर मेरा क्या बनता, CH C डबल बॉन्ड और CH3 बन जाता, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता। ठीक है, यहाँ भी CH3 है ना, दो दो कीटोन है, तो यहाँ भी CH3 आ गया और यहाँ भी CH3 आ गया, तो यहाँ पे दो दो कार्बन एक्स्ट्रा आ गया ना। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो आंसर एल्डिहाइड वाला तो होता ही नहीं, कीटोन तो होना चाहिए था, क्योंकि कीटोन है, तो इसमें कीटोन है इसमें कीटोन है, दोनों चेक कर लेते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, ए। जल्दी उतार लो फटाफट से। ठीक है, चलिए भैया हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5। चलो ठीक है, 5 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द अर्हेनियस इक्वेशन। पहले मुझे ये बताओ अर्हेनियस इक्वेशन था क्या। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसी को बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। पर इससे क्वेश्चन डील करना बहुत टफ हो जाता है। तो आपको याद है हमने क्लास में किया था कि दोनों साइड ln लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या किया आपको पूरा बता ही देता हूं। टेकिंग टेकिंग ln बोथ साइड, लॉग नहीं है ये ln है। ठीक है, टेकिंग ln बोथ साइड, आपको बता ही देता हूं, बहुत लोग ln को लॉग बोल देते हैं, पर एक्चुअल में होता क्या है, ln जो होता है वो होता है 2.303 लॉग। ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करके हम लोग लॉग में ही लाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड ln लेता हूं तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आ जाता है ln k, यहाँ आएगा ln और यहाँ पे आएगा ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, और एक ln का प्रॉपर्टी होता है क्या, कि भैया ln a इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं ln a प्लस ln b, तो ये भी टूट जाएगा। देखो भैया एक एक तोड़ तोड़ के बता रहा हूं कि सीख जाओगे कम से कम। तो ln k इज इक्वल टू क्या होगा, ln a हो गया। ठीक है, a इंटू बी है ना, और ln e की पावर 1 होता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ बन जाता है माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, आप लिखना चाहो तो ln e लिख सकते, देखो ना ln है ना, e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी आ गया, जो पावर में होता है ना वो आगे लिख सकते हो, और ln e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या बोला, सुनते हैं। देखो कि which of the following statement is in accordance with the Arrhenius equation, rate of the reaction decreases with increase in temperature। ये बात तो गलत है यार, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना तो रेट भी बढ़ जाता है। आपको मैं दिखा देता हूं, देखो देखो, अब बोला है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं अच्छे से, आए हो तो सीख के जाओ। देखो ई ए बाय आर टी है, देखना आपने टेम्परेचर बढ़ाया, डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। और जब ये पूरा वैल्यू कम हो गया तो माइनस भी तो कम ही ना होगा, मतलब ये वैल्यू मेरा क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना। देखो एक बात बोलता हूं, मान लो ये 10 है, ये 1 है, और एक बार 10 माइनस 2 है, तो आपको पता है कि ये वाला वैल्यू जितना कम रहेगा तब ना, ये अगर 10 में से माइनस 1 गया तो क्या बचा, 9 बचा, 10 में से 2 गया तो क्या बचा, 8, ज्यादा कौन है, 9 ना। फिर से समझना, टेम्परेचर बढ़ाए तो ये वाला वैल्यू कम हो गया, अगर ये वैल्यू कम हो गया तो ऑटोमेटिकली जो मेरा नेट वैल्यू वो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो 10 माइनस 1 10 माइनस 2 कौन बढ़ा, 10 माइनस 1, क्योंकि सामने वाला वैल्यू अगर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा, और ये ज्यादा रहेगा तो ये भी क्या रहेगा, ज्यादा। और ये बात हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट बढ़ता है, तो ये पॉइंट तो गलत है। अगला, रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज, हाँ सॉरी, रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट चेंज विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, देखो
एक्टिवेशन एनर्जी ये है, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दूंगा, ये ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ जाएगा, और ये पूरा बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट चेंज, नहीं चेंज होगा भैया, चेंज होगा। एक्टिवेशन एनर्जी से रेट में चेंज आता है। रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, डिक्रीजेस नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ता है। रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन, दैट्स कॉल्ड राइट। देखो, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता हूं, ठीक है, ये का वैल्यू कम हुआ तो ये पूरा वैल्यू कम हो गया, ये पूरा वैल्यू कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखो 10 - 1 10 - 2, तो 1 कम है ना, तो ये वैल्यू कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो देख रहे हो, एग्जाम का क्वेश्चन है ये सब, एक एक क्वेश्चन में समय लगता है और तुम बोलते हो पेपर टफ आता है। अरे करोगे तब ना ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आज सारे क्वेश्चंस नए हैं, सारे क्वेश्चन नए हैं। देखो क्या बोला है कि 2a + b + c से प्रोडक्ट बना। हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल, b इज ट्रिपल एंड c इज टेकन इज एक्सेस। और एक डाउट आया था इस क्वेश्चन में, पता है, जब बच्चे लोग कर रहे थे कि सर यहाँ पे तो ऑर्डर दिया हुआ ही नहीं, और बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन k है, ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, ए बी सी तीनों का मैंने लिख दिया। और ऑर्डर क्या होता है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तो दिया हुआ ही नहीं है। और एक बार सी एक्सेस में है, तो जो एक्सेस में होता है, आपको याद है सूडो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ाया था, सी मेरा क्या है, एक्सेस में है, तो इसका कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सेस में है भैया, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा। तो सी एक्सेस में है तो कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है, तो जो एक्सेस में होता है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो के भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो के डैश लिख दूं, नया कांस्टेंट के डैश हो गया। और यहाँ पे कौन बचा, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। देखो यहाँ पे तो भैया हमारे पास दिया हुआ ही नहीं है ऑर्डर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप स्टोइकियोमेट्री ले लेना, ए की पावर यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और वाई की पावर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, अब क्या बोला है, हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। ए को डबल कर दिया, क्या कर दिया सुनना, हाँ ए को, हाँ ए को डबल। तो देखो अगर डबल कर दिया इसको तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ए को डबल के 2 का स्क्वायर 4, एंड बी इज ट्रिपल, तो बी को ट्रिपल कर दिया है, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर कितना हो गया भैया, 12 टाइम। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 12 टाइम्स। कहां दिया हुआ देख लो, hence the rate of the reaction 12 times with the increasing value। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, पावर था, इसको डबल किए तो 2 का स्क्वायर 4, इसको 3 किए, 3 की पावर 1 3, तो 4 3 12 हो जाता है। ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कितना करा दिया केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि अरेंज द ऑक्साइड ऑफ द मैंगनीज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। याद रखना कि जितना ज्यादा परसेंटेज का ऑक्सीजन कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि परसेंटेज ऑक्सीजन कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 में 7 है, मतलब एक में कितना मिल गया, 3.5। एक में 2 है, ठीक है, एक में कितना है भैया, 2 है। 2 में 3, तो एक में कितना मिला, 1.5। 3 में 4, तो एक में मोटा मोटी 1.33 और एक में एक ही है। तो देखो जनरली क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑक्सीजन कैरेक्टर बढ़ रहा है, और परसेंटेज ऑक्सीजन कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सिंपली ए हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन का कैरेक्टर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत फेमस आता है एग्जाम में, मैं कराता हूं। मैंने लिखा HClO, मैंने लिखा HClO2, मैंने लिखा HClO3, मैंने लिखा HClO4। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, HClO4 का, फिर उससे कम HClO3, उससे कम HClO2, उससे कम HClO। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन का कैरेक्टर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है भैया, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि कंपाउंड है C2H6O। ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना C2H6O, ये जनरली अल्कोहल ही होता है। देखो क्या क्या बन सकता है, हैज 2 आइसोमर X एंड Y। अच्छा इसका 2 आइसोमर है, एक तो मेरे को दिख रहा है क्या, CH3 CH2OH। चेक करो, 2 कार्बन है, 6 है, बस 2 ही है। ठीक है, अब तो अल्कोहल में तो कुछ और बन नहीं सकता यार, इधर लगाओ, बात तो एक ही है। क्या कुछ और बन रहा है, सोचो। यस 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 यस, कौन है भैया, ईथर, CH3O CH3। तो ये 2 बन सकता है। पता है मैं तुम्हें डायरेक्टली आंसर बता दिया हूं, पर एग्जाम में ये सब करके ये आंसर लाना है। ठीक है, पर जिसका दिमाग चल रहा है वो डायरेक्टली बता देगा। तो आंसर देखो दिया होगा पे, C2H5O4। देखो देख लो, मैंने किया भी नहीं क्वेश्चन और बता दिया आपको। ठीक है, पर रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कंपाउंड का 2 आइसोमर है X एंड Y। ठीक है, ऑन रिएक्शन विथ HI X गिव्स एल्काइल हैलाइड। मान लो जब हमने इसको रिएक्शन किया HI के साथ, ये तो पढ़ाया था याद है,
O पे लोन पेयर होता है, H पे प्लस होता है, O अपना लोन पेयर H को देगा, तो वाटर निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई जाके लग जाएगा, तो बन गया CH3CH2I। तो बोला वही होगा, गिव्स एल्काइल आयोडाइड, है एल्काइल आयोडाइड एंड वाटर, और साथ में क्या निकला था, वाटर निकला था। ठीक है, अगला क्या बोला है, वाइल वाई गिव्स एल्काइल आयोडाइड। अब आपको पता है कि एल्काइल आयोडाइड एंड अल्कोहल, आपको पता है HI के साथ रिएक्शन करते हैं। आज मैं लाने वाला हूं अल्कोहल फिनोल ईथर का वन शॉट, तो उसमें ये सब बताऊंगा। इसमें शॉर्टकट बताया था, तोड़ दो, एक दे दो O को H, यहाँ दे दो I, तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3I, साथ में क्या बन गया, CH3OH। ठीक है, तो कंपाउंड X एंड Y क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक मेरा ईथर है और एक मेरा क्या है, अल्कोहल है। ठीक है ना, जल्दी से कर लेंगे। चलो आगे बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन मेरे सारे वीडियो में मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और शेप होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, बट बट इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो भैया ये तो नहीं हो सकता, टेट्राहेड्रल है पर ये डायामैग्नेटिक है। अब देखो साइनाइड में भी भैया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर सकता है। ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर सकता है। ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो ये आंसर होगा। अब चेक कर लेना, आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब बोलोगे सर कैसे चेक करेंगे, अरे देखो ना, Cl पे -1 होता है, तो 4 है तो -4, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट X होगा, तो X -4 -2 के बराबर आता है, तो X किसके बराबर आएगा, +2 के। ठीक है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आर्गन 18 4s2 3d8 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 3d है, 3d के बगल में कौन खाली है, 4s, 4s के बगल में कौन खाली है, 4p। Cl मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा, तो आने वाला जो लिगेंड है वो कहाँ रुकेगा, सारा नया रूम में रुकेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, पर इसमें अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक भी है और टेट्राहेड्रल भी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन ले लिया। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ई। देखो ये मेरा बाइडेंटेड लिगेंड है, जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 काउंट करते हैं, तो 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया। और ये कौन है, ऑक्सलेट, इट इज ऑल्सो बाइडेंटेड लिगेंड, इसमें भी 2 डोनर साइट होता है, तो 1 × 2, तो भैया क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 आ गया। कहां दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें दिया है और इसमें दिया है। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आओ चेक करते हैं, ई है, En2 है, यहाँ पे ऑक्सलेट है C2O4, और यहाँ पे कौन है, NO2। ध्यान देना, NO2 पे चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे क्या होगा, +1, ऑक्सलेट पे होता है -2, En पे 0, मेटल को X बोल देते हैं, तो X -2 +1 के बराबर है, तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा, +3, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 6 एंड +3 इस बार में फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये थंबनेल में मैंने क्या लिखा है, प्रैक्टिस सेट 1। तो ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग सीबीएसई को भी आगे बढ़े। ऐसे मैं बिहार बोर्ड के लिए भी ला रहा हूँ ना 50-50, वैसे सीबीएसई बोर्ड का 10-10 करके लाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, 2 3 4 एग्जाम तक चलते जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।